लोकसभा का चुनाव अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है। अंतिम चरण के चुनाव में देश के अलग अलग हिस्सों में टोटल 57 सीटों पर चुनाव होना है। इस 57 सीटों में से हम वैसी 7 सीटों के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे जिस सीट पर मुख्य मीडिया से लेकर सोशल मीडिया पर खूब चर्चाएं हैं। इस सीट पर सबकी नज़र है कि यहाँ से कौन जीतेगा, कौन हारेगा, और वहाँ पर उम्मीदवारों के बीच में रोमांचक मुकाबला भी देखने को मिल रहा है। और इन 7 सीट को हाई प्रोफाइल या यूँ कहें कि हॉट सीट माना जा रहा है। नंबर 1 पर हमने बिहार के काराकाट लोकसभा सीट को रखा है। बिहार के रोहतास जिले में काराकाट लोकसभा सीट एक ऐसा सीट इस लोकसभा चुनाव में रहा जो काफ़ी सुर्खियों में रहा है। जब से लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, जब से चुनाव शुरू हुए हैं, तब से अगर आप सोशल मीडिया यूजर हैं तो आप देखते होंगे कि यहाँ की खबरें, यहाँ के वीडियोस ट्रेंडिंग में रहते हैं। इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक नाम है, पवन सिंह का यहाँ से चुनावी मैदान में उतर जाना। दरअसल पवन सिंह इस सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। पवन सिंह पहले बीजेपी में थे। बीजेपी ने उनको जो है बंगाल के आसनसोल से उम्मीदवार बनाया, लेकिन किन्हीं कारणों से वहाँ से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिए। उसके बाद पवन सिंह कोशिश कर रहे थे कि उनको शायद पार्टी की तरफ से आरा से टिकट मिल जाए या फिर उनके घर के आसपास यानी कि जो गृह जिला है आरा के आसपास किसी सीट से टिकट मिल जाए। हालांकि इसमें पवन सिंह कामयाब नहीं हुए और उन्होंने पूरी तरीके से मन बना लिया था कि इस बार चुनाव लड़ना है तो लड़ना है। उन्होंने जाकर जो है निर्दलीय नॉमिनेशन कर दिया बिहार के काराकाट से, जहां से पहले से ही एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा चुनावी मैदान में अपना ताल ठोक रहे थे। अब उनके आ जाने से वहां का चुनावी मुकाबला रोचक हो गया। वहां पर जो है इंडिया गठबंधन की तरफ से सीपीआई माले उम्मीदवार राजाराम कुशवाहा चुनावी मैदान में है, एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा चुनावी मैदान में है, और ऊपर से जाकर पवन सिंह ने उस चुनाव को रोचक बना दिया। पवन सिंह पार्टी में रहते हुए यानी कि बीजेपी का सदस्य रहते हुए ही एनडीए प्रत्याशी के खिलाफ वहां से चुनाव जो है लड़ने का ऐलान करके एनडीए की मुश्किलें बढ़ा दी। हालांकि बाद में बिहार बीजेपी ने उन पर एक्शन लेते हुए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। हालांकि पवन सिंह ने साफ तौर पर कहा है कि इसका मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं चुनाव लड़ूंगा तो लड़ूंगा। और उनके आ जाने से यूं कहें कि अब उपेंद्र कुशवाहा हो या फिर राजाराम सिंह कुशवाहा, ये दोनों जो है पूरी तरीके से आश्वस्त नहीं है कि हाँ जनता हमें यहाँ से जो है जिता ही देगी, क्योंकि पवन सिंह की रैलियों में पवन सिंह के साथ ठीक ठाक लोगों की हुजूम उमड़ रही है। पवन सिंह इन दोनों नेताओं के लिए, ये यूँ कहें कि इंडिया गठबंधन हो या फिर एनडीए गठबंधन, दोनों के लिए चुनौती बने हुए हैं। अगर यहाँ से पवन सिंह चुनाव जीत जाते हैं तो पवन सिंह के लिए यह बहुत बड़ी जीत होगी और वही एनडीए गठबंधन के लिए बहुत बड़ी हार होगी। देश में सबसे बड़ी हार के रूप में भी इसको देखा जाएगा। दूसरे पायदान पर हमने बिहार के ही बक्सर सीट को रखा है। बक्सर सीट भी सुर्खियों में है। इसके पीछे वजह क्या है? असम कैडर के आईपीएस आनंद मिश्रा यहाँ से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान करके ही चुनाव को रोचक बना दिया है। यहाँ पहले से ही मुकाबला बीजेपी के मिथिलेश तिवारी और आरजेडी के सुधाकर सिंह के बीच मानी जा रही थी। इस बीच जो है निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर आईपीएस आनंद मिश्रा ने लड़ने का जब से ऐलान किया, तब से यह सीट भी हाई प्रोफाइल बन गया है। मिथिलेश तिवारी के साथ जो है जो एनडीए के जो कोर वोटर्स हैं, बीजेपी के कोर वोटर्स का सपोर्ट है, तो वही आनंद मिश्रा के साथ जो पढ़े लिखे युवा हैं या जो यूथ जनरेशन जो है ठीक ठाक जो है संख्या में उनके साथ जुट रही है, उनका समर्थन कर रही है और उनको मतदान करने की बात कर रही है। असम कैडर के आईपीएस ने नौकरी छोड़कर बक्सर में पिछले कई महीने से लोगों की सेवाएं कर रहे थे, समाज सेवा कर रहे थे, और ऐसा भी कहा जा रहा था कि शायद इस कोशिश में थे कि बीजेपी की तरफ से उनको टिकट दिया जाएगा। हालांकि इसमें आनंद मिश्रा को कामयाबी नहीं मिल पाई तो उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ही फैसला कर लिया। अब आनंद मिश्रा ने न केवल बीजेपी बल्कि सुधाकर सिंह की भी मुश्किलें बढ़ा दी है और यह कहने में भी कोई जो है दो राय नहीं है कि दोनों की जीत की राह थोड़ी मुश्किल बना दी है। तीसरे पायदान पर हमने बिहार के पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र को रखा है। ये पाटलिपुत्र सीट जो है चर्चा में इसलिए है कि यहाँ से चाचा भतीजी दोनों आमने सामने टक्कर ले रहे हैं। दरअसल बीजेपी के तरफ से जो प्रत्याशी हैं रामकृपाल यादव, लालू यादव के जो है भाई हैं, और वहाँ से लालू यादव की बेटी मीसा भारती भी चुनावी मैदान में है और दोनों का आमने सामने चुनावी मुकाबले में जो है रोचक मुकाबला देखने को मिल रहा है। हालांकि आपको बता दूं कि पिछले लोकसभा चुनाव में भी लालू यादव की बेटी मीसा भारती
रामकृपाल यादव के खिलाफ चुनाव लड़ी थी, लेकिन उनको हार का सामना करना पड़ा था। रामकृपाल यादव पहले आरजेडी में थे, लेकिन नाराज होकर बीजेपी ज्वाइन किए और बीजेपी ने उन्हें पाटलिपुत्र से अपना उम्मीदवार बनाया था पिछले चुनाव में, और उनको वहाँ से जीत भी हासिल हुई है। और उसी चीज़ को दोहराते हुए बीजेपी ने फिर से रामकृपाल यादव को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो वहीं आरजेडी ने भी फिर से मीसा भारती को पाटलिपुत्र सीट से जो है उम्मीदवार बनाया है। अब यह भी देखना दिलचस्प होगा कि इस बार के चुनाव में चाचा भतीजी की जोड़ी में कौन आगे निकलता है, जनता किसको पसंद करती है। इस लिस्ट में चौथे पायदान पर हमने यूपी के बेहद ही हाई प्रोफाइल सीट गाजीपुर का रखा हुआ है, क्योंकि गाजीपुर सीट भी इस बार बीजेपी के लिए चुनौती बनी हुई है। गाजीपुर सीट से 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी मनोज सिन्हा को जीत मिली थी, लेकिन 2019 के चुनाव में मनोज सिन्हा को बसपा उम्मीदवार अफजाल अंसारी ने ठीक ठाक वोटों के अंतर से हरा दिया था, और वो अभी वर्तमान में सांसद हैं, जो 2024 के लोकसभा चुनाव में भी वहां से उम्मीदवार है। बस फर्क ये है कि पिछली बार बसपा से उम्मीदवार थे, इस बार सपा की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार बीजेपी ने गाजीपुर सीट से एक स्कूल शिक्षक पारसनाथ राय को अपना उम्मीदवार बनाया है, और दोनों में मुकाबला ठीक ठाक होने की उम्मीद बताई जा रही है। बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि इस खोई हुई सीट को वापस पाना। वही अफजाल अंसारी अपने जीत की लय को बरकरार रखने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। अफजाल अंसारी डॉन मुख्तार अंसारी के भाई हैं और अभी वर्तमान में गाजीपुर सीट से सांसद भी हैं। पांचवें पायदान पर हमने हिमाचल प्रदेश के अति हाई प्रोफाइल सीट मंडी को रखा हुआ है, क्योंकि मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी के तरफ से कंगना रणौत को चुनाव मैदान में उतारा गया है। पहली बार जो है राजनीति में आने के बाद कंगना मंडी से अपनी किस्मत आजमा रही है। वहीं इंडिया गठबंधन की तरफ से विक्रमादित्य को वहां से टिकट दिया गया है, जो राजनीतिक घराने से आ रहे हैं। दोनों उम्मीदवारों में ठीक ठाक जुबानी जंग भी जारी है, दोनों दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। कंगना रणौत अभी पहली बार जो है राजनीति का अनुभव ले रही हैं, वहीं विक्रमादित्य पहले से राजनीतिक घराने से आते हैं। न केवल राजनीतिक घराने से आते हैं, बल्कि वर्तमान में वहां से वो विधायक भी हैं, उनके पास अभी राजनीतिक अनुभव है। दोनों में मुकाबला जो है बेहद करीबी होने की उम्मीद है। यह भी देखना दिलचस्प होगा कि मंडी की जनता जो है किसे वहां पसंद करती है। छठे पायदान पर हमने बिहार के ही एक और लोकसभा सीट जहानाबाद को रखा है, क्योंकि जहानाबाद सीट भी ठीक ठाक सुर्खियों में है। इसके पीछे वजह क्या है कि यहाँ से जो चुनावी मैदान में इस बार उम्मीदवार हैं, पिछले बार भी मतलब 2019 के लोकसभा चुनाव में भी यही उम्मीदवार थे, और दोनों के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिली थी। एनडीए गठबंधन की तरफ से जेडीयू के चंदेश्वर प्रसाद चुनावी मैदान में हैं, वहीं जो है इंडिया गठबंधन की तरफ से आरजेडी के सुरेंद्र प्रसाद यादव यहां से चुनावी ताल ठोक रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी इन्हीं दो उम्मीदवारों के बीच में एक मुकाबला बेहद करीबी रहा था, और जेडीयू के चंदेश्वर प्रसाद मात्र 1700 वोटों के अंतर से चुनाव जीतने में सफल हुए थे। बहुत देर तक वहां पर वोटों की काउंटिंग चलती रही थी, कभी उतार चढ़ाव चलता रहा। तो इसलिए इस बार भी दोनों उम्मीदवारों के सेम रहने से मामला दिलचस्प हो गया है। दोनों उम्मीदवारों में मुकाबला करीबी तो होने की उम्मीद थी ही, ऊपर से ट्विस्ट तब आ गया जब लोजपा की तरफ से उम्मीद लगाए हुए अरुण कुमार इस ताक में थे कि जहानाबाद सीट से हमें टिकट मिलेगी। हालांकि सीट शेयरिंग के तहत जहानाबाद सीट जेडीयू के खाते में गई और उनका सपना जो है टूट गया। तो उन्होंने क्या किया कि बसपा से टिकट लेकर वहां से चुनावी मैदान में उतर गए, और तो और भूमिहार एकता की बात करने वाले आशुतोष वहां से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। अब इन सभी के आने से जातिगत और पार्टी जो समीकरण चलती है बिहार में, वो पूरी तरीके से गड़बड़ हो गया है। ऐसे में सबके पसीने छूट रहे हैं कि यह सीट किसके खाते में जाएगी। यहाँ की सीट निकालना सभी पार्टियों के लिए बहुत बड़ा चुनौती वाला काम हो गया है। हाई प्रोफाइल सीटों की लिस्ट में हमने अंतिम पायदान पर यूपी के बनारस सीट को रखा है। ये बनारस सीट भी हाई प्रोफाइल सीट इसलिए भी है कि यहाँ से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी मैदान में होते हैं। 2014 के चुनाव में भी उन्होंने वहाँ से चुनाव लड़ा, 2019 के चुनाव में वहाँ से लड़े, और इस बार भी वहाँ से चुनाव लड़ रहे। उनके खिलाफ कांग्रेस के अजय राय वहाँ से चुनावी मैदान में हैं, जो कांग्रेस के वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। कांग्रेस के अजय राय बनारस में अपना ताल ठोक रहे हैं। हालांकि यह मुकाबला एक तरफा बताया जा रहा है कि बनारस का चुनाव पूरी तरफ से नरेंद्र मोदी के पक्ष में है। अब तो ये तय होगा 4 जून को, अगर नरेंद्र मोदी जीतने में कामयाब होते हैं तो कितने वोटों से जीतते हैं, या फिर अजय राय को कितने लोगों ने पसंद किया, या 4 जून को जब चुनाव का परिणाम आएगा तब पता चलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारी जानकारी, हमारा प्रयास अच्छा लगे तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, हमें फॉलो कर सकते हैं।